हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस में हिंदी संबंधित एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसमें हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक की एनसीईआरटी पुस्तक की चर्चा कर चुके हैं। तो जो आज की हमारी कक्षा होने वाली है वो कक्षा 8 यानी एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, इसका कक्षा 6, 7 और 8 तीनों जो पुस्तक हैं, इस पुस्तक का नाम है मल्हार। अब मल्हार हम लोग पढ़े हैं क्या, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्हार जो है, मल्हार क्या है, एक शास्त्रीय संगीत राग है। मल्हार क्या है, शास्त्रीय संगीत राग है जिसको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये हमारा विषय क्रम है। और यहाँ पे मातृभूमि कविता से एक प्रार्थना है, मातृभूमि। ठीक है दोस्तों, जो ओडिया कविता का हिंदी अनुवाद है। और ये गंगाधर मेहरे, जो गंगाधर मेहर हैं, इनके द्वारा इसको रचा गया है। यानी जो मातृभूमि कविता है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, मातृभूमि जो कविता है इसको गंगाधर मेहर के द्वारा क्या है, रचा किया गया है। ये उड़िया कविता है, इसका अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो रचना इसके गंगाधर मेहर किए हैं और अनुवाद इसका राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। जो कविता है इसका नाम है मातृभूमि। यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है, कविता स्वदेश के रचनाकार कौन है? स्वदेश कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, महादेवी वर्मा या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो देखेंगे जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, इन्होंने ही क्या है, स्वदेश कविता की रचना की है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही होगा। त्रिशूल उपनाम से कविताओं की रचना किसके द्वारा किया गया है, या फिर कौन कवि थे जिनको त्रिशूल उपनाम से भी जाना जाता है? तो स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अभी हम लोग ऊपर ने देखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने खुद कहा है कि इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। तो त्रिशूल उपनाम से भी गया प्रसाद शुक्ल जी को ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन। यानी कि त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन क्या है, गया प्रसाद शुक्ल की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, कक्षा 8 में संकलित कहानी दो गौरैया की रचना किसके द्वारा की गई है? यानी जो यहाँ पे पाठ है वो है दो गौरैया, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना भीष्म साहनी के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो दो गौरैया पाठ है, इसकी रचना क्या है, भीष्म साहनी के द्वारा किया गया है। गुलेल का खेल कहानी के रचनाकार कौन है? गुलेल का खेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कवि परिचय को भी शामिल किया। यहाँ पे लेखक जो परिचय है यहाँ पर कौन है, तो क्या है, जो भीष्म साहनी है। अभी हम लोगों ने भीष्म साहनी के बारे में पढ़ा है। तो भीष्म साहनी क्या है, तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो तमस इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो साहित्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनका उपन्यास है जो तमस है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों के लिए जो रचनाएं हैं वो है गुलेल का खेल आदि कई कहानियां इन्होंने लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो तमस इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है और जो गुलेल का खेल कहानी है इसकी रचना भी क्या है, भीष्म साहनी जी के द्वारा की गई है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस हम लोग पढ़े हैं कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, तमिल भाषा में गौरैया को क्या कहा जाता है? कुरुवी, चिड़िया, गौरैया और या फिर कोई नहीं। तो कुरुवी आप देखेंगे संस्कृत का, हिंदी में गौरैया, जो गौरैया है वो हिंदी है, ये हिंदी है। और तमिल में कुरुवी, तमिल में क्या कहते हैं, इसे कुरुवी कहते हैं। और जो चिड़िया है ये उर्दू का शब्द है, जो चिड़िया है ये उर्दू का शब्द है। तो तमिल में गौरैया को कुरुवी कहते हैं, चिड़िया क्या है उर्दू में कहते हैं, और जो ये क्या है गौरैया शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर कुरुवी होगा। एक आशीर्वाद कविता की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? तो एक आशीर्वाद जो कविता है इसकी रचना दुष्यंत कुमार जी के द्वारा की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या होगा, दुष्यंत कुमार हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, साये में धूप किसका प्रसिद्ध गजल संग्रह है? साये में धूप किसका प्रसिद्ध, अभी हम लोगों ने दुष्यंत कुमार के बारे में पढ़ा है। तो जो साये में धूप है, तो इनका लिखा है यहाँ पर क्या, साये में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। ठीक है दोस्तों,
तो जो ये क्या है, साय में धूप गजल संग्रह है, ये भी पता चला हमें कि जो साय में धूप क्या है, गजल संग्रह है और ये दुष्यंत कुमार की रचना है। यहाँ पर सपनों की उड़ान, जो सपनों की उड़ान है वो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। हरिद्वार, हरिद्वार किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, यानी हरिद्वार यात्रा वृत्तांत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, हरिद्वार जो यात्रा वृत्तांत है इसकी रचना भारतेंदु जी के द्वारा की गई है। और ये क्या है, यात्री, यात्री उपनाम से भी क्या है कविताओं की रचना करते थे। तो यात्री उपनाम से कविताओं की रचना करने वाले भी कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है हरिद्वार, यहाँ लिखा है कि अब कवि वचन सुधा, यानी जो हरिद्वार रचना है इनकी किसमें प्रकाशित हुई थी, कवि वचन सुधा में 14 अक्टूबर 1871 में ये रचित और ये प्रकाशित हुई थी। तो हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि जो हरिद्वार यात्रा वृत्तांत है ये रचना किसके द्वारा, भारतेंदु जी के द्वारा की गई है। और ये यात्री उपनाम से भी कविताओं की रचना करते थे। यहाँ पर भारतेंदु जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतेंदु जी। ठीक है, तो इनको जो यहाँ पे कवि परिचय से हमने इसको शामिल किया है। क्या है यहाँ पर, निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, ये पंक्ति इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही कही गई है। इसके साथ साथ इन्होंने उनकी जो मुख्य पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भी क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों के लिए इन्होंने क्या है, बाल बोधिनी पत्रिका, जो मेरा प्रश्न में है कि स्त्रियों के लिए भारतेंदु जी द्वारा प्रकाशित कौन सी पत्रिका थी, तो स्त्रियों के लिए जो प्रकाशित पत्रिका थी वो बाल बोधिनी थी। ठीक है दोस्तों। आगे इनकी और भी रचनाएं हैं, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सरयू पार की यात्रा, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कृतियां हैं। ठीक है दोस्तों, सरयू पार की यात्रा है और अंधेर नगरी है, सत्य हरिश्चंद्र है और भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सारा रचित है। ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इन सबको हमें ध्यान में रखना है। कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, यहाँ पर जो कबीर के दोहे हैं यहाँ पर इनमें पंक्तियाँ, इनकी पंक्तियों को आप देखेंगे, जैसे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। ठीक है दोस्तों, तो पंक्तियां देकर भी पूछ सकता है कि ये पंक्ति किस संत या फिर किस कवि की है, किस विद्वान की, इस तरह से पंक्ति आ सकते हैं। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ पर कबीरा मन पंछी भया, भावय तहमा जाया, ये भी है यहाँ पर। फिर अति का भला न बोलन, अति का भला न चूप। ठीक है दोस्तों, या फिर अति का भला न बर्षण, अति का भला न धूप, ये सारी सब महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं ये कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे संदर्भ क्या है, कहाँ से ली गई हैं, तो कबीर वचनावली, ये कबीर वचनावली से जो पंक्तियां ली गई हैं। और इसके जो कबीर वचनावली के संपादक हैं, यहाँ पर हमने प्रश्न शामिल किया है कि कबीर वचनावली के संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो किया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। कबीर वचनावली का जो संपादन है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न है हमारा, कबीर दास जी की रचनाएं डैश में संग्रहित हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कबीर दास की रचनाएं हैं वो किसमें, कबीर ग्रंथावली में, कबीर ग्रंथावली में इनकी रचनाएं क्या हैं, संकलित हैं। एक टोकरी भर मिट्टी की रचना किसके द्वारा की गई है, तो एक टोकरी भर मिट्टी की जो रचना है ये माधव राव सप्रे, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माधव राव सप्रे द्वारा किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी की रचना की गई, तो उत्तर हमारा यहाँ पर माधव राव सप्रे हो जाएगा। लेखक परिचय में माधव राव सप्रे से संबंधित क्या है, यहाँ पर लोकमान्य तिलक की चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी में इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो गीता रहस्य किसकी रचना है, लोकमान्य तिलक जी की रचना है और इसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे, ये जो माधव राव सप्रे हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जिनकी रचना है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये मराठी में इन्होंने मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था किसका, चर्चित जो ग्रंथ है गीता रहस्य का। मत बांधो, मत बांधो कविता की रचना किसके द्वारा की गई है, तो मत बांधो जो बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री है महादेवी वर्मा। मत बांधो कविता की रचना महादेवी वर्मा जी के द्वारा किया गया है। लेखक परिचय में इनको हम शामिल किए हैं इसको, और जो महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं हैं, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म इनका फर्रुखाबाद में हुआ है। बच्चों के लिए उन्होंने क्या है, 12 मासा, हमने प्रश्न में ही शामिल किया है कि 12 मासा कविता की रचना किसके द्वारा की गई है, तो 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला,
अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं। कौन कौन सी कविताएं फिर से देखते हैं एक बार। यानी 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताओं को इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य, क्या है, गद्य भी लिखा है इन्होंने, जैसे मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये क्या है, इनकी गद्य रचना है। पथ के साथी भी इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों। फिर अगर आप बाद में आगे इनके देखिए तो इनके जो कविता संग्रह है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत और दीप शिखा, इनकी जो चर्चित कविता संग्रह है। तो इन सभी को हमको ध्यान में रखना है। तो 12 मासा किसकी रचना है, तो 12 मासा जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। नए मेहमान, जो नए मेहमान चैप्टर है, नए मेहमान जो चैप्टर है इसकी रचना क्या है, उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो नए मेहमान किसकी रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना है। पर्दे के पीछे एकाकी संग्रह किसकी रचना है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उदय शंकर भट्ट के बारे में। तो जो पर्दे के पीछे इनका जो लोक परलोक उपन्यास, यानी इनका जो क्या है, लोक परलोक उपन्यास भी बहुत चर्चित हुआ। और इनकी जो एकांकी है पर्दे के पीछे, तो पर्दे के पीछे इनकी एकांकी और लोक परलोक उपन्यास उदय शंकर भट्ट की क्या है, काफी चर्चित कृतियां हैं। आदमी का अनुपात किसके द्वारा लिखा गया है, ये कविता आदमी का अनुपात किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। आदमी का अनुपात जो कविता है वो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब गीत की रचना किसके द्वारा की गई है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। तो इनकी कुछ और चर्चित रचनाएं यहाँ पर, जैसे मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले और मैं वक्त के सामने हूँ, ये सारी जो रचनाएं हैं वो गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत होंगे कामयाब की भी रचना की थी। होंगे कामयाब की रचना भी गिरजा कुमार माथुर के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इनकी भी जो रचनाएं हम लोग देखें भी, ये भी सारे बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तरुण के स्वप्न, तरुण के स्वप्न किसकी रचना है, तरुण के स्वप्न जो है ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। ठीक है दोस्तों। तरुण के स्वप्न रचना जो है सुभाष चंद्र बोस की रचना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा नेताजी द्वारा कब दिया गया था, तो नेताजी द्वारा जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है 1944 यानी 1944 में नेताजी द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे चलते हैं। भारती जय करे विजय करे, भारती यानी क्या है दोस्तों, भारती जय करे विजय करे, भारती जय करे विजय करे जो कविता है ये किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि भारती जय करे विजय करे, ये जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यहाँ पर दोस्तों कक्षा 8 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है ये भी क्या हुई, समाप्त हुई। तो दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक है हम उन सभी को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आप हमारे शेयर को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।